कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ तारीखें बदलती हैं, महीना बदलता है, साल बदलता है, उसके साथ मौसम बदलते हैं, हमारा पहनावा बदलता है, खान पान बदलता है, सोचने का ढंग बदलता है, जीने का रंग ढंग बदलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं बदलती। वो हैं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा आपसी प्रेम, भाईचारा, देश प्रेम। और ये कभी बदलना भी नहीं चाहिए। जो बदलना चाहिए वो है हमारी पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियाँ, पुराने काम करने के तरीके। यदि हम आधुनिक तरीके से अपना काम करेंगे तो ज़िंदगी में सदैव आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे खेती के काम करने के तरीके, पशु प्रबंधन के तरीके, वो कैसे, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बताएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। डेयरी आधारित कृषि प्रणाली मॉडल से अधिक आय संकट में मददगार। पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पशु स्थानांतरित रोगों पर नजर। गौशालाओं पर डाटाबेस तैयार, पशुपालकों में मांग बढ़ी और देश को समर्पित एक किसान की सफलता गाथा। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में बेमौसम बरसात ने उन किसानों को अधिक प्रभावित किया है जो कृषि की एकल पद्धति अपनाए हुए हैं। इसे देखते हुए डेयरी आधारित कृषि प्रणाली मॉडल की कारगर सफलता सामने आई है। शोधपरक सफलता से जुड़ी ये रिपोर्ट। बेमौसम बरसात के कहर से कराहते किसान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित डेयरी आधारित कृषि प्रणाली मॉडल राहत बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी हिमालयी विंध्याचल जोन में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित समेकित कृषि प्रणाली मॉडल में फसल उत्पादन 0.81 हेक्टेयर बागवानी, 0.06 हेक्टेयर डेयरी, 6 गाय, कुक्कुट पालन 6 समूहों में 200 मुर्गियों तथा मात्स्यिकी 0.10 हेक्टेयर को स्थान दिया गया। इस तरह से एकल फसल पद्धति पर निर्भरता समाप्त हुई और एक ही स्थान से अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। मॉडल को किसानों के बीच लोकप्रिय करने के प्रयास जारी हैं। पशुओं से बेहतर उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि पशु और पशुपालक दोनों स्वस्थ हों। शोध बताते हैं कि पशुपालक में पशुओं से भी रोग जा सकते हैं। प्रस्तुत है विषय से जुड़े विशेषज्ञ से सीधी जानकारी। अपने परिवार के इस सदस्य पशुधन से आप बहुत कुछ लेना चाहते हैं, मगर इसे स्वस्थ तो रखिए, वरना यह आपको भी रोग सौंप देगा। देखिए, अगर हम देखें तो 140 से ज़्यादा रोग ऐसे हैं जो कि हम इन्फेक्शस बोलते हैं, जो किसी न किसी जर्म से फैलते हैं, और उसमें से 58% रोग ऐसे हैं जो कि जानवरों से मनुष्य में आते हैं। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस दिशा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कदम उठाया है और उसको उन्होंने कंसेप्ट लिया है वन हेल्थ। मतलब सभी को, ह्यूमन की डिसीजेस को, एनिमल की डिसीजेस को और एनवायरनमेंट को एक ही साथ टैकल किया जाए। इस दिशा में अभी आईसीआर ने हमको एक सेंटर दिया है, जूनोसिस सेंटर, और उसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसमें हम बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे रेबीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, लिस्टीरियोसिस है, सीसीएचएस है, इस तरीके की जो बीमारी हैं, इन पे काम करेंगे, शोध करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि ये इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके और जितनी जल्दी हो सके उनको इरेडिकेट किया जा सके। इसमें हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस वक्त, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इंडियन काउंसिल ऑफ वेटरनरी रिसर्च साथ मिलकर काम कर रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये पहला प्रोजेक्ट है इस देश में जो इस जूनोसिस के एरिया में मिलकर काम करेंगे, जिसमें मेडिकल साइंटिस्ट भी होंगे, वेटरनरी के साइंटिस्ट भी होंगे और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी होंगे, और ऐसा शोध करेंगे कि जिससे इन जो जूनोटिक डिसीजेज हैं इन पे कंट्रोल किया जा सके और उनको देश से बाहर किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा देशज गायों के विकास के लिए गौशालाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है।
इन गौशालाओं को वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देती एक डाटाबेस तैयार किया गया है। आखिर इसमें क्या कुछ है जो पशुपालक हितकारी है, आइए जाना जाए। देशज गौर पशुओं के हित की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा गौशालाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इधर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की गौशालाओं पर प्रस्तुत जानकारी को आधार बनाते हुए एक डाटाबेस तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत उनका नाम, इतिहास, पृष्ठभूमि, संख्या, संपत्ति, सूची, बजट आदि की जानकारी शुरुआत करते हुए 100 से अधिक गौशालाओं का विवरण तैयार किया जा चुका है। ज्ञात हो कि यह डाटाबेस एक दूसरे की उपलब्धियों और कार्य प्रणाली की जानकारी सहज उपलब्ध कराएगा। कुछ लोगों को अपने देश के प्रति इतना समर्पण होता है कि वह विदेश में भी बेहतर तरीके से बस जाने के बाद भी सब कुछ त्याग देश की माटी से आ जुड़ते हैं। हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाते हैं। आइए देखते हैं उस किसान की समर्पण गाथा। देश की सौंधी माटी 7 समुंदर पार बसे देश प्रेमी को भी खींच लाती है। पंजाब के भाई हरजीत सिंह के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जो अपनी सुख सुविधा छोड़ देश में हाईटेक खेती से आ जुड़े हैं। मैं एक पहले 12-13 साल बाहर रहा हूँ, फॉरेन कंट्री में काम किया है। मैंने यहाँ आकर जब आया हूँ मैं यहाँ, तो मैंने देखा मेरे दोस्त मेहरबान सिंह, देवेंद्र सिंह जी और कई दोस्त हैं जो वेजिटेबल का काम करते थे, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ जो काम कर रहे हैं हमारे दोस्त हैं, वो जैसे हम फॉरेन में काम करते हैं वहाँ नौकर बनकर काम करते हैं हम। यहाँ वो मालिक हैं, ज़मीन है उनके दादा की, उनके पिता की जो ज़मीन है उन पर वो खेती करते हैं, वेजिटेबल की अच्छी कमाई करते हैं। मैंने सोचा मेरे पास भी ज़मीन है, मेरे दादा की, मेरे पिता की जो ज़मीन है, मैं भी क्यों ना उनके साथ जुड़कर यहाँ खेती करूँ। तो मैं यहाँ उनकी मदद से उनके साथ जुड़कर उनके साथ ग्रुप बनाकर उनकी राय से जो सलाह देते थे, मैंने थोड़ी 1 एकड़ में कद्दू की खेती की, लौकी की बोलते हैं। दूसरे साल मैंने टमाटर की खेती की। थोड़ा थोड़ा हर साल मैंने 1 एकड़ से 2 एकड़, 2 से 3, 4, 5, अभी 8-10 एकड़ में मैं खेती कर रहा हूँ वेजिटेबल की। 10-15 लोग हैं लेबर वाले, उनको भी, जो गरीब आदमी हैं उनको भी काम मिल जाता है। हम भी अच्छी कमाई कर रहे हैं और उनको भी काम करके उनका भी बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। बढ़ती गर्माहट मौसम के मिजाज को भी गर्मा रही है। आखिर इस समय देश के विभिन्न भागों में मौसम की क्या स्थिति है, आइए जाना जाए। साथ ही जानेंगे मौसम के अनुरूप कृषि कार्य। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा, गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर वर्षा तथा गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप भारत में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा और गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। तो आइए अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश के अधिकांश कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक जोर पकड़ रही है। सरकार द्वारा खरीद के मापदंडों में छूट दिए जाने से उत्पादकों को राहत मिली है और वह अपना खाद्यान्न बेच पा रहे हैं। इधर हरी सब्जी की आवक भी सुधरी है। सलाद के लिए खीरा इस समय भरपूर मात्रा में है। बीज रहित खीरे की मांग अधिक बेहतर है। वहीं हरी मिर्च, धनिया और फलियां भी मांग में हैं। इससे छोटा सब्जी उत्पादक भी लाभान्वित हो रहा है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। जैसा कि हम पहले कह रहे थे, ज़रूरत है हमारी पुरानी सोच को बदलने की, हमारे पुराने काम करने के तरीके को बदलने की। किसान के पास जो धन होता है उसमें जहाँ सबसे पहले उसकी खेती आती है, खेती की ज़मीन आती है, वहीं एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका पशुधन। जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें अपने पशुओं की
ख़ास तौर से दुधारू पशुओं की जैसे भैंस की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह आधुनिक तरीके से हम उनका प्रबंधन कर सकते हैं ताकि दूध की मात्रा बढ़े, हमारा पशुधन बढ़े, उसके बारे में सभी का जाना पहचाना केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार इस दिशा में क्या कुछ काम कर रहा है, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। किसान भाइयों, ये तो आप जानते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ खेती के साथ साथ पशुपालन की अहम भूमिका होती है। और हमारे देश में इस समय हमारा देश विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में भी अग्रणी है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनका पूरे विश्व स्तर पर अपना रिकॉर्ड है, और वो है मुर्रा नस्ल। आज आपको ले चलते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, और इस संस्थान के पीछे, स्थापना के पीछे क्या कुछ उद्देश्य थे, आइए इनसे बातों की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जो निदेशक हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और खासकर आज बात करेंगे हम जो इंस्टीट्यूट है आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? जी, जैसा आपने सही कहा कि भैंस हमारे देश का एक प्रमुख लाइफ स्टॉक स्पीसीज़ है, और भैंस के कारण ही हमारा देश सन 2000 से दूध उत्पादन में नंबर 1 पर कायम है। हमारे देश के अंदर आज के दिन लगभग 140 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है, और इससे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो 290 ग्राम, जो कि WHO के नॉर्म है प्रति व्यक्ति के लिए, वो आज उपलब्ध हो पा रहा है। कुल दूध उत्पादन के अंदर 50% से ज़्यादा अधिक योगदान है वो भैंस का है, जबकि भैंस की यदि आप जनसंख्या देखें तो ये गाय के मुकाबले लगभग आधी है। तो इसलिए भैंस की महत्ता इस देश के लिए बहुत ही अधिक है। और हमारे देश की जो मुर्रा नस्ल आपने बताया, उसके अलावा और भी नस्ल हैं, कम से कम हमारे देश की 20 अलग अलग प्रजाति हैं, जिनमें से 13 नस्ल हमारे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने उनको आइडेंटिफाई करके और उनको कैटेगराइज कर रखा है। तो हमारे देश के अंदर जो संपदा है, इसकी जैविक संपदा, वो बहुत ही अच्छी है और इसका पूरी दुनिया में डंका है। और मुर्रा जो भैंस है वो सारी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट भी हुई है, और लोगों में अब भी विदेशों में इसके जर्म प्लाज्म को इंपोर्ट करने के लिए होड़ मची हुई है। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि ये इतनी अच्छी नस्ल हमारे देश में पाई जाती है। उसी नस्ल को, और ख़ास तौर पे भैंस की प्रत्येक प्रजाति नस्ल का उत्थान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सन 1985 में इस संस्थान की स्थापना की। तो इसके पीछे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो चेष्टा है वो ये है कि भैंसों का संवर्धन किया जाए, जो अच्छी प्रजाति उनका संवर्धन किया जाए, और उनका जो पालन पोषण है उसके अंदर कम लागत के अंदर अधिक मुनाफा किसान कैसे उठा पाएँ, उसके लिए हमारा संस्थान कार्य कर रहा है। साथ में ही पूरे देश की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनका उनके होम ट्रैक्ट के अंदर, जिस प्रदेश की वो प्रजाति है उसी प्रदेश के अंदर सेंटर बना के हम वहाँ पर भी उनका संवर्धन कर रहे हैं। उनके पेडिग्रीड हर्ड वहाँ पे संयोजित किए गए हैं। तो इस प्रकार हम ये चाहते हैं कि भारत की जो भी भैंस की विभिन्न नस्लें हैं उनका उनके होम ट्रैक्ट के अंदर ही उत्थान किया जाए, ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनको अच्छा जर्म प्लाज्म उपलब्ध कराया जाए और नई नई तकनीक उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि वो पशु पोषण के अंदर, पशु के जनन के अंदर उन्नत तकनीक का फ़ायदा उठा सकें और लाभ इस व्यवसाय से कमा सकें। डॉक्टर साहब, अभी तक की संस्थान की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं हमारे पशुपालकों के लिए बताएं। इस संस्थान की प्रमुख जो रिसर्च है वो 3 भागों में या 3 विषयों के ऊपर आधारित है। सबसे अहम है उसके अंदर अच्छे जर्म प्लाज्म का उत्पादन करना। उसके अंदर मुर्रा का जो अच्छी से अच्छी नस्ल है
उसको पैदा करना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार करना, उसके लिए प्रोजनी टेस्टिंग जो एक स्कीम होती है जिसमें संतति परीक्षण, जो मुर्रा के जो अच्छे जोटे हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है उनकी माँ के दूध के ऊपर, उनकी नानी के दादी के दूध के ऊपर, और उसके पश्चात वो जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका चयन किया जाता है, उसके बाद ये देखा जाता है कि वो उनके अंदर कितनी क्षमता है जिसको वो आगे अपनी प्रोजनी के अंदर, अपनी संतान के अंदर उसको उत्पादन क्षमता को वो अग्रसर करेंगे, उनको आगे पास ऑन करेंगे। तो उसके ऊपर उसको कहते हैं संतति परीक्षण। तो संतति परीक्षण के द्वारा यहाँ पर हमने लगभग 14 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं सांडों के, और 15वां सेट जो है, प्रत्येक सेट में 15 सांड होते हैं, तो उनका हम लगभग 3000-4000 भैंसों के ऊपर कृत्रिम गर्भाधान करवा कर, और उसके बाद देखते हैं उनमें से कौन सी झोटे की जो कटड़ियाँ पैदा होती हैं वो अपने पहले ब्यांत के अंदर सबसे अधिक दूध देती हैं। तो जो उनकी संतान है, मतलब उन झोटों की, उसके बेसिस के ऊपर उनका चयन किया जाता है। इस प्रकार जो पहले 10 सेट थे उनके झोटों की संतान हमारे पास आ गई, वो दूध में भी आ चुकी हैं, और उसके बेसिस पे हमने 28 जो झोटे हैं उनका चयन किया है कि वो प्रोजनी टेस्टेड हाई पोटेंशियल वाले झोटे हैं जिनके से आगे सांड उत्पादन करने के लिए हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि हमारे पास इस तरह के झोटों का 28 झोटे आइडेंटिफाई हुए, और उनकी पूरे हमारे प्रोग्राम के अंदर लगभग 90,000 डोज सीमन की हमारे पास हैं, जो किसानों को या और जो डेवलपमेंटल एजेंसीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो उस सीमन को इस्तेमाल करके आगे भी अपने अच्छे झोटे तैयार कर सकते हैं ताकि उसका जो लाभ है वो दूर दूर तक फैले। दूसरा होता है कि जो इनका पोषण है, तो पोषण के अंदर हमने रिसर्च करके ये पाया है कि कौन से जो घटक हैं पोषण के, उनकी मात्रा क्या होनी चाहिए एक संतुलित आहार के लिए, और उसको जो हर एरिया में या ख़ासतौर पर इस एरिया में जो उपलब्ध एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो फसलों के अवशेष हैं, उनसे उसका संवर्धन करके उसको कैसे विकसित करके उसके अंदर जो कमी है उनको पूरा करके और एक संतुलित आहार बनाया जाए। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की खल का भी प्रयोग किया जाता है। साथ में इस एरिया के अंदर जिन खनिज पदार्थों की कमी है उनका पता लगाकर और एक विशेष इस एरिया के लिए मिनरल मिक्सचर, जो खनिज लवण मिश्रण है, वो तैयार किया गया है। तो ये सारा संतुलित आहार बना के यदि पशुओं को दिया जाए तो न केवल उनका उत्पादन अधिक से अधिक होगा, परंतु जो उनकी जनन क्षमता है उसमें भी सुधार होता है। तीसरा जो है उनकी जनन क्षमता में सुधार करना, क्योंकि एक भैंस या कोई भी पशु है उससे हमको उत्पादन, दूध का उत्पादन खासतौर पे तभी मिलता है जब वो ब्याती है, जब वो बच्चा देती है, उसके साथ ही दूध का उत्पादन शुरू होता है। तो यदि जनन प्रक्रिया उसकी सुचारू रूप से चलती रहे तो हमारा उद्देश्य ये है कि वो साल या 12-13 महीने में बच्चा ज़रूर दे, और यदि इतने दिन में नहीं देती है तो किसान का नुकसान शुरू हो जाता है। तो उसके लिए कि वो 12-13 महीने के अंदर उसका बच्चा कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए हमने एक ईजाद किया है, एक प्रोटोकॉल, जिसमें अलग अलग इंजेक्शन निर्धारित समय पे दिए जाते हैं। और उसके बाद जो भैंस की जो अहम समस्या थी कि ये गूंगा आमा बोलते हैं गांव में, कि ये जो स्ट्रेस है, हीट के जो लक्षण हैं उनको अच्छी तरह नहीं दिखाती है। तो वो लक्षण अच्छी तरह वो कैसे दिखाए, उसके लिए हमने ये पाया कि वो लक्षण की बजाय ऐसा प्रोटोकॉल ईजाद करें कि ताकि लक्षण देखने की आवश्यकता ही न पड़े। हम टाइम के हिसाब से कि ये इंजेक्शन हमने लास्ट इस टाइम दिया था, इसके 20 घंटे बाद आप टीका लगा दो, इंसेमिनेशन करवा दो या झोटे से उसको नया करवा दो, तो उसके बाद वो गाभिन ठहर जाएगी। तो इस तरह की हमने खोज की है। उसके अलावा जो नई बायोटेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी चर्चा है, जैसे क्लोनिंग का है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपने पता ही है कि दुनिया में उसने अपना नाम कमाया है भैंस की क्लोनिंग करके। हमारे संस्थान ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया है, और उसके अंदर हमने अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 प्रेगनेंसी हैं क्लोन एम्ब्रियो से, जो कि एक बड़ी उपलब्धता मानता हूँ मैं हमारे वैज्ञानिकों की। और उसके अलावा जो भ्रूण प्रत्यारोपण है, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उससे भी संस्थान में अब तक 40 से अधिक कटड़ियाँ पैदा हो चुके हैं। ये एक जिस तरह AI एक माध्यम है अच्छे बुल का प्रसार करने की, इसी प्रकार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छी मादा का प्रसार करने के लिए, तीव्र गति से प्रसार करने के लिए वो एक उपयुक्त तकनीक है। तो उसके ऊपर हमारे यहाँ भी काम हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया कि जो हमारे पशु हैं पूरा हर साल वो ग्यामर नए समय पे ब्यात हो, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने कई राज्यों का दौरा किया, इस लगभग पूरे देश में समस्या चल रही है। जहाँ आपने जिक्र किया टीकों की, जो टीके इंजेक्शन की बात कर रहे हैं,
तो ये सभी जगह उपलब्ध होंगे? इससे तो बहुत किसानों की समस्या का हल हो जाएगा। ये कोई एक टीका नहीं है, ये एक 3 तरह के टीकों का एक 11 दिन तक चलने वाला प्रोटोकॉल है। तो वो उसमें निश्चित समय के ऊपर पहला टीका, फिर 3 दिन बाद दूसरा टीका, फिर 7 दिन बाद तीसरा टीका और उसके 2 दिन बाद फिर चौथा टीका लगाते हैं। उसके पश्चात 20 से 24 घंटे के बीच में भैंस को हम एआई कर सकते हैं। तो इसके अंदर किसान को लगभग 1000 से 1200 रुपये तक की लागत आती है। परंतु यदि आप इकोनॉमिक्स समझें, इसकी आर्थिक इसका ब्यौरा समझें, तो उसके मुताबिक ये 1100 रुपये आप जो 21 दिन तक आपकी दूध देने वाले पशु यदि खाली रहता है या 21 दिन बाद लेट भी आता है, तो उस दिन में होने वाले जो नुकसान है उसके मुकाबले ये 1100, 1000-1200 रुपये खर्च करना एक समझदारी होगी। तो ये पूरे देश में उपलब्ध हैं ये दवाइयाँ। तो उनका जो किस समय पे कौन सी दवाई दी जानी है उसका हमने एक ये ओवोसिंक प्लस के नाम से प्रोटोकॉल ईजाद किया है, जो कि काफ़ी कारगर मिल रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे खासकर जो युवा पीढ़ी है वो पशुपालन की तरफ आए और उन्हें अच्छा लगे कि हम पशुपालन करके एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई इंस्टीट्यूट में कुछ दी जाती है? जी हाँ, इस संस्थान में हमने पिछले साल पूरा ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया था, जो आगे भी हर साल हमारा चालू रहेगा। और उस ट्रेनिंग में हम यही देखते हैं कि जो युवा हैं, हालांकि ये सुनने में आता है कि युवाओं का कृषि के प्रति या पशुपालन के प्रति रुझान कम हो रहा है, परंतु ट्रेनिंग के अंदर जिस तरह उनकी भीड़ उमड़ती है उससे इस चीज़ के ऊपर हमें संदेह पैदा होता है कि उनके अंदर रुझान उतना ही है। और वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं हफ्ते की, 10 दिन की, 12 दिन की, उन्नत भैंस पालन के ऊपर, भैंस पोषण के ऊपर और कृत्रिम गर्भाधान के बारे में उनको जानकारी यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। उसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रामीण परिवेश में अधिकतर महिलाएं पशुओं के कार्य में लगी रहती हैं, तो हम महिलाओं के लिए संस्थान में भी और ख़ास तौर पे गांव में जाके भी उनके लिए ट्रेनिंग करते हैं। एक दिन से लेकर 3 दिन तक के हम उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाते हैं, ताकि उनको घर छोड़ के, गाँव छोड़ के नहीं आना पड़े और उनके गाँव में ही हम उस तरह की ट्रेनिंग करें। उसके अलावा हम जो अच्छे जो तकनीक हैं, जिस तरह अल्ट्रासोनोग्राफी की है, ये बहुत अच्छी तकनीक है जो कि एक तरह से पशुपालन में भी इसका काफ़ी उपयोग है, ख़ास तौर पे जनन की समस्याओं के बारे में। उसके लिए हम जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, उनके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने सोचा था एक ट्रेनिंग करने का, परंतु उसमें भी हमारे पास अलग अलग राज्यों से, पहली ट्रेनिंग में हमने 5 राज्यों से पशु चिकित्सकों को ट्रेन किया, परंतु डिमांड इतनी ज़्यादा है कि विभिन्न राज्यों के पशु चिकित्सकों को ट्रेन करने के लिए हमें इस साल भी कम से कम 3-4 बारी इस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो पशुपालकों के लिए एवं पशु चिकित्सकों के लिए और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे हम ट्रेनिंग करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ जानकारी ऐसी होती हैं, कुछ मेले या कोई सभा या किसान गोष्ठी ऐसी होती है जिसमें सारी संयुक्त जानकारी किसान भाइयों को, पशुपालकों को मिल जाती है। क्या आपका इंस्टीट्यूट इस ओर भी कदम उठाता है? जी हाँ, क्योंकि आप ये मानेंगे कि किसान से ज़्यादा सीखता है। तो जो मेले हैं, और हम हर साल भैंस मेला आयोजित करते हैं, और हमारा सब कैंपस है जिसमें नीली रावी नस्ल की भैंसें हैं, जो कि मुर्रा की तरह ही बहुत ही अधिक उत्पादन वाली भैंस है। उसका नाभा डिस्ट्रिक्ट पटियाला के अंदर पंजाब में मेला लगता है हर साल दिसंबर में। यहाँ हम फरवरी-मार्च में मेला करते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि किसान दूसरे किसानों की उन्नत नस्ल की भैंसों को देख के उनके पालन पोषण के बारे में, उनके कैसे उन्होंने उसको पैदा किया, तो उस चीज़ों को बारे में जानकारी लेके और उनसे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये उनके लिए एक प्रेरणा भी होती है, और वो उनके जो अच्छे चैंपियन जोटे हैं उनका वो बीज लेना चाहते हैं, उनका वीर्य लेना चाहते हैं, ताकि आगे वो भी इस तरह की नस्ल पैदा कर सकें। तो ये हमारा एक रेगुलर फीचर है। हम हर साल ये आयोजित करते हैं। जो भैंस मेला मुर्रा के लिए तो मेन संस्थान में हिसार में होता है हर वर्ष, और जो नीली रावी है उसके लिए नाभा में हर साल दिसंबर में होता है। इसके अलावा कोई भी किसान इस संस्थान से किसी भी समय संपर्क कर सकता है, चाहे वो हमारा एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर है 1800-180-1043 1800-180-1043। उसके अलावा टेलीफोन से, या हमारी वेबसाइट भी है cirb.res.in। उसके अलावा हम किसानों के संपर्क में व्हाट्सएप के थ्रू भी हैं। तो किसान किसी भी प्रकार से, आज के दिन जो उन्नत ये तकनीक आ गई हैं ICT की, उसके तहत भी हम किसानों तक पहुंच रहे हैं। और हमने एक हमारी वेबसाइट के ऊपर एक और लिंक है जो बफलोपीडिया के नाम से है, उसमें भैंसों के बारे में विभिन्न जानकारियां हैं। और इसके अलावा एक ई भैंस ज्ञान केंद्र भी हम स्थापित कर रहे हैं,
जिसके थ्रू अलग अलग फिल्म बना के और किसानों तक विस्तार गतिविधियाँ हमारी जा सकें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे खासकर पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब इसी के साथ ही, क्योंकि हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, आपको कल के प्रोग्राम के बारे में बता दें। कल जहां खबरें खेती के साथ साथ मौसम की जानकारी, मंडी भाव रहेंगे, वहीं विशेष कार्यक्रम रहेगा बागबानी पर। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।